हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको इस चैनल पे पर डे कब से 1 नवंबर से आपका 1 नवंबर से 20 नवंबर तक मैं लगातार आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। और आपको हमारे चैनल से एक चीज़ और गुड न्यूज़ पता चल गया होगा। वो क्या है गुड न्यूज़ आपके लिए? वो गुड न्यूज़ है कि जेएनयू ने सन 2022-23 का पीएचडी प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन है वो रिलीज कर दिया है। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जेएनयू का भी लाएंगे, जो आपके मेहनत के या प्रिपरेशन को और चार चांद लगा देगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को हिट करना होगा, जिससे कि टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस आपको मिलते रहे। आपको कमेंट करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमें सपोर्ट करेंगे। देखिए, हम पर डे आपको लगभग 10 से 20 क्वेश्चन या 5 से 10 क्वेश्चन लेके आते हैं, पर आपका कोई रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हमें मन भी नहीं करता। लेकिन तब भी हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं लगातार। तो आपका क्या काम है? आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा कि हु A normal adult is placed on diet deficient only in phenylalanine। हमने क्या किया? एक पर्सन जिसकी डाइट में हमने फिनाइलएलानिन को हटा दिया है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, आपको इसका आंसर बताने से पहले कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए। पहला चीज़ तो ये फिनाइलएलानिन जो है यह कैसा अमाइनो एसिड है? इसेंशियल अमाइनो एसिड है या नॉन इसेंशियल है? अब हमने यहाँ पे दो टर्म यूज किया है। एक टर्म है हमारा इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड का क्या मतलब होता है? इसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। और हमारी बॉडी नहीं बना पाती है तो मतलब क्या है कि हमें वो अमाइनो एसिड कहाँ से लेना होता है? हमें वो अमाइनो एसिड अपने डाइट में लेना होता है। तो अगर आपसे कोई इसेंशियल अमाइनो एसिड पूछे तो एक आपका हिस्टिडीन है, हिस्टिडाइन। हिस्टिडाइन के अलावा आपका आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन के अलावा आपका ल्यूसिन, ल्यूसिन के अलावा आपका लाइसिन, मेथियोनिन, मेथियोनिन। मेथियोनिन के अलावा आपका फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन के अलावा आपका थ्रियोनिन, थ्रियोनिन के अलावा आपका ट्रिप्टोफैन और वैलिन। ये इतने अमाइनो एसिड हैं जो कि आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? इसेंशियल अमाइनो एसिड है, मतलब हमें डाइट से लेना पड़ेगा इस अमाइनो एसिड को। इसके अलावा दूसरी एक लिस्ट है जो कि नॉन इसेंशियल की है। चलिए उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पे आप देखिए, अगर आप इसे रटने चलेंगे तो आप रट नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आप इसी तरह क्वेश्चन आंसर जो है, आप जब एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तो वहां से आपको ये याद करना पड़ेगा। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है, वो अमाइनो एसिड जो हमें हमारी बॉडी बना के देता है, हमें बाहर से वो नहीं लेना होता है। इसमें आपका है एलानिन, एलानिन के अलावा आपका है आर्जिनिन,
आर्जिनिन के अलावा है आपका स्पैराजिन, स्पैराजिन के अलावा आपका स्पार्टिक एसिड, स्पार्टिक एसिड, स्पार्टिक एसिड के अलावा आपका सिस्टीन, सिस्टीन, सिस्टीन के बाद ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड के अलावा ग्लूटामीन, ग्लूटामीन के अलावा आपका ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बाद प्रोलीन, प्रोलीन, सीरीन और टायरोसिन। ये आपके क्या है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, जो कि आपकी बॉडी आपको बना के देता है। ये जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड कहीं ना कहीं इसेंशियल अमाइनो एसिड से बनता है, या फिर ये कोई ना कोई मेटाबोलाइट या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है किसी भी बायो एनर्जेटिक साइकिल की। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म की जो साइकिल्स है, उसमें से कहीं ना कहीं ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में हमारी बॉडी को मिल रहा है, या फिर जो अमाइनो एसिड इसेंशियल है वो एज अ प्रिकर्सर नॉन इसेंशियल के लिए काम कर रहा है। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो आपने यहाँ पे टायरोसिन देखा, ये टायरोसिन जो है ये क्या है, आपका नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। मतलब ये अमाइनो एसिड आपकी बॉडी में बनता है। तो लेकिन अब यहीं पे एक चीज़ है इस क्वेश्चन के लिए कि जो टायरोसिन है उसका प्रिकर्सर अमाइनो एसिड जो है वो आपका क्या है, फिनाइल एलानीन है। फिनाइल एलानीन जो होती है ये आपका टायरोसिन अमाइनो एसिड बनाती है, और टायरोसिन अमाइनो एसिड जो यहाँ पे एंजाइम होता है यूज, उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, अब ये एंजाइम है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में फिनाइल अलानीन जो है टायरोसिन बनाती है। इस एंजाइम के बारे में एक चीज़ है कि यह इस एंजाइम की एक्टिव साइट में जो है हमारा फेरस आयन होता है। फेरस आयन जो है यह एक फेरस आयन हमारा इनऑर्गेनिक आयन है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो कि फिनाइल अलानीन के एक्टिव साइट में होता है। यह एंजाइम फिनाइल अलानीन से टायरोसिन बनाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब हमारी बॉडी में अगर कोई पर्सन है जिसमें हमने फिनाइल अलानीन डाइट में देना बंद कर दिया, चूंकि ये क्या था, हमारा फिनाइल अलानीन एक इसेंशियल अमाइनो एसिड था, तो यह अमाइनो एसिड इसको कहाँ से मिलेगा, डाइट से मिलेगा। तो जब डाइट में हमने इसको देना बंद कर दिया तो ये वाला रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, हमारा इनहिबिट हो जाएगा। जब ये रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो टायरोसिन जो है वो क्या होगा, टायरोसिन हमारा क्या था, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड था। क्यों नॉन इसेंशियल था, क्योंकि ये हमारा फिनाइल अलानीन से बन रहा था। पर अब टायरोसिन बन नहीं रहा है क्योंकि फिनाइल अलानीन नहीं है। फिनाइल अलानीन क्यों नहीं है, क्योंकि डाइट में हमने नहीं दिया है। तो ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो टायरोसिन है वो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड के रूप में बदल जाएगा अगर हम डाइट ऐसा ले जिसमें हमारा फिनाइल अलानीन ना हो। तो अब आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन में से हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं। फिर हम आपको एक बोनस पॉइंट देंगे, हम आपको एक बोनस चीज़ देंगे जिससे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहला है, देखिए अब ये तो क्वेश्चन दिया था कि फिनाइल अलानीन हमने नहीं दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्रोटीन सिंथेसिस इज कंटिन्यूस नॉर्मली। देखिए फिनाइल अलानीन नहीं देने से ये करेक्ट लाइन तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये फिनाइल अलानीन से रिलेटेड नहीं है। बाकी ये करेक्ट नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास दो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हम दे चुके हैं, तो इन दोनों की कहीं ना कहीं कमी होगी हमारे बॉडी में। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे रखा, फिनाइल अलानीन इज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। अरे यार
हमने यहीं पे भी लिखा है कि इसेंशियल अमीनो एसिड का पार्ट है फिनाइलएलानिन, तो ये तो लाइन ऐसे ही गलत है, ये भी नहीं होगा। अगला है फिनाइलएलानिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एलानिन एंड बेंजोइक एसिड, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिनाइलएलानिन क्या हमारा एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसे तो हम डाइट से ले लेंगे। तो ये तीनों जैसे आप एलिमिनेट कर दोगे तैसे आपके पास एक ही आंसर बचेगा, वो आंसर है टायरोसिन बिकम्स एन एसेंशियल अमीनो एसिड। कैसे ये आया आंसर, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाया है। अब हमने आपको बोला कि बोनस पॉइंट आपको हम एक देने वाले। बोनस पॉइंट में ये लाइन आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। जो पल्स होती है, दाल होती है, वो हम जब लेते हैं तो वहाँ पे मेथियोनिन अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में आता है। मतलब मेथियोनिन अमाइनो एसिड का सोर्स जो है क्या है? पल्सेस है, दाल है हमारी बॉडी में। दूसरा, मेथियोनिन अमाइनो एसिड के बारे में एक आपके पास बोनस पॉइंट क्या है? एक पॉइंट क्या होना चाहिए? मेथियोनिन जो है यूकैरियोटिक सेल में एक जो प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन का जो सबसे पहला स्टार्ट कोडॉन होता है, उसको जो कोड करता है, तो उसमें जो अमाइनो एसिड होता है वो हमारा क्या होता है? मेथियोनिन होता है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि जब बैक्टीरिया के केस में मेथियोनिन की जगह क्या होता है, उसका क्या नाम है। ठीक है, ये आप कमेंट करके हमें बताइए। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इफेक्टिव इन डिस्ट्रॉइंग इंट्रासेलुलर पैथोजन। क्या हमारा बॉडी के अंदर जो पैथोजन है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला इसमें से कौन सा सेल है? चलिए हम बात करते हैं टी हेल्पर सेल की। टी हेल्पर सेल नाम से पता चल रहा है क्या है? ये हेल्प करने का काम करता है। टी हेल्पर सेल किस चीज को हेल्प करता है? टी हेल्पर सेल हमारी बॉडी में एक्टिवेशन करता है। एक्टिवेशन करता है किसको? या एक्टिव करता है किसको? एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। बी सेल को एक्टिव करेगा, बी सेल को एक्टिव करेगा। दूसरा आपका मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस का सिंबल है M5, मैक्रोफेजेस को एक्टिव करेगा और नेचुरल किलर सेल को एक्टिव करेगा। मतलब टी हेल्पर सेल क्या कर रहा है? बी सेल, मैक्रोफेजेस और एनके सेल को एक्टिव करने का काम कर रहा, डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करने का काम नहीं कर रहा। इसके अलावा, इन एक्टिवेशन के अलावा टी सेल का और क्या काम होता है? यह जो है साइटोकाइन रिलीज करता है। क्या करता है? साइटोकाइन रिलीज करता है। और तीसरा काम क्या होता है? यह इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये तीन चीज होता है टी सेल का। तो टी सेल तो इसका कहीं से आंसर नहीं है। बी सेल जो होती है मेमोरी सेल बना लेती है और एंटीबॉडी बना लेती है, तो यह भी डायरेक्ट इफेक्टिव डिस्ट्रॉइंग तो नहीं है। मास्ट सेल की बात करेंगे। मास्ट सेल के बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। मास्ट सेल जो होता है, ये सेल्स जब टिश्यू में होता है तब इसे हम मास्ट सेल कहते हैं। पर अगर यही सेल ब्लड में होता है तो इसे हम बेसोफिल्स कहते हैं। बेसोफिल्स हम कहते हैं। अब अगर हम बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स या मास्ट सेल में एक वेसो एक्टिव एमीन्स होती है। बेसो एक्टिव अमीन्स होती है। अब बेसो एक्टिव अमीन्स के कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये भी यहां पे समझ लीजिए। बेसो एक्टिव अमीन्स में हिस्टामीन होती है। देखिए, ये मैं जितनी भी लाइन दे रहा हूं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एमसीक्यूज में या नेट में ही पूछा जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है। प्रोस्टासाइक्लिन होती है। ल्यूकोट्राइन होती है। और इसके अलावा आपका सीरोटोनिन होती है। तो ये इतने कंपोनेंट होते हैं आपकी वेसो एक्टिव अमीन्स के, जो कि कहाँ होती है? मास्ट सेल में होती है। दूसरा, मास्ट सेल के बारे में कुछ चीजें हैं वो समझिए।
मास्ट सेल के ऊपर एफसी गामा रिसेप्टर होती है जो कि बाइंड करती है IgE एंटीबॉडी से, और जब IgE एंटीबॉडी से एफसी गामा रिसेप्टर बाइंड करता है तो यहां पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। मतलब मास्ट सेल का काम क्या है? इन्फ्लामेशन करना या फिर हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होना। तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा आपका लास्ट टी साइटोलाइटिक सेल। क्या है आपका? टी साइटोलाइटिक सेल। अब इसके बारे में समझिए। टी साइटोटॉक्सिक सेल भी इसे बोलते हैं, सी साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं। इस सेल के बारे में एक खास बात है कि यह CD8+ सेल होती है। दूसरा, इसे हम CTL सेल भी कहते हैं। तीसरा, यह किल करता है उन सेल्स को जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हो, बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो, या फिर कोई भी पैरासाइट से इन्फेक्टेड सेल को ये किल करता है, इन्फेक्टेड सेल्स को ये किल करता है। दूसरा, यह ट्यूमर और कैंसेरियस सेल को भी किल करने का काम करता है। तो मोस्ट इफेक्टिव जो हमारा यहाँ पे है डिस्ट्रॉइंग पैथोजन या सेल्स की बात करेंगे तो वो हमारा क्या है? TC सेल, टी साइटोलाइटिक सेल। में भी आपको जो बताना चाह रहे हैं ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर लो। जितना ज़्यादा लाइक दोगे उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन होगा, उतना ही ज़्यादा हम वीडियो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर लाइक दोगे तो 20 तारीख से पहले हम और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे कि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो सके। चलिए, ये 53 जो है तो डायरेक्ट रटा होना चाहिए था। अगर कोल्ड सोर है तो ये तो माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है और कह सकते हैं कि ये आपको याद होगा तभी आप बता सकते हो। तो कोल्ड सोर का जो कॉज है, रीज़न है, किसके कारण होता है? तो हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 से होता है। तो ये आप ये डायरेक्ट याद रखिए कि हार्पिस सिम्प्लेक्सा वायरस 1 से कोल्ड सोर होता है। तो इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है। चलिए हम अगला बताते हैं, इससे आपका हम एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। बहुत छोटा सा है बट होना चाहिए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग mRNA कंटेन 18 न्यूवेटर सीक्वेंस एट द 5' UTR। अगर आप 5' UTR पे 18 न्यूवेटर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो इसको जानने से पहले समझ लीजिए कि किस ओपेरॉन मॉडल में 18 न्यूवेटर सीक्वेंस होता है। तो 18 न्यूवेटर सीक्वेंस जो होता है वो आपका ट्रैप ओपेरॉन मॉडल में होता है। यह हर एक बच्चे को याद होगा। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि ये 5' UTR का क्या मतलब होता है। 5' UTR का मतलब होता है 5' अनट्रांसलेटेड रीजन। जब ये जीन है, ये देखिए आपका मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ये आपका जीन है। तो यहाँ पे रेगुलेटरी जीन है जो कि PR और ट्रैप R है, जो कि यहाँ से ट्रैप रिप्रेसर को बनाएगा। ये आपका प्रोमोटर है, ये आपका बीच में ऑपरेटर है, उसके बाद यह 80 न्यूवेटर है। तो 80 न्यूवेटर जो होता है यह भी आपके पास यहाँ पास कुछ इस तरह से एक mRNA होगा। उसके बाद आपका E, D, C, B और A होगा। मतलब आप कहेंगे तो E, D, C, B और A होगा। ये आपका क्या होगा? 5' रीजन और 3' रीजन। यहाँ पास ये जो आपका E जहाँ से शुरू है, यहाँ से जो है जो भी प्रोसेस होगा वो आपका प्रोटीन बना के बनेगा। पर ये जो आपका रीजन है 5' का, इस प्राइम का रीजन को हम जो कि ट्रांसलेशन नहीं होगा, जिससे कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा, उसे बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। तो वही बोल रहा कि किस ओपेरॉन में, किस mRNA में 18 न्यूवेटर सीक्वेंस होगा 5' UTR पे। तो ट्रैप ओपेरॉन में हमारा 18 न्यूवेटर सीक्वेंस होता है।
चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझने के लिए चलिए आज हम आपको इसको ट्रिक बता देंगे, लेकिन अगर आपको ये पूरी तरह से समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस पर बने रहना होगा। जिस दिन हम सेल बायोलॉजी से बताएंगे उस दिन ये बातें आपको समझ में आएगी। देखिए, अगर आप कोई एग्जाम क्लियर कर लेते हो तब भी आपको अपने आप को रिन्यू करते रहना पड़ेगा, क्योंकि रेड क्वीन हाइपोथेसिस क्या कहती है? रेड क्वीन हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर आपको बेस्ट बनना है तो हमेशा अपने अंदर ऐसे कैरेक्टर्स को डेवलप करने होंगे या अचीव करना होगा जो आपको सुपीरियर बनाता रहे। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ बायोलॉजी में पढ़ते रहना चाहिए और ये काम करना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा, आपके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, मेरे भी होंगे। चलिए यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। बाकी इसको बहुत सही से पढ़ने के लिए आपको सेल बायोलॉजी एंड मोल बायो पढ़ना पड़ेगा। दोनों अगर जिस दिन हम पढ़ाएंगे, देखिए जितनी जल्दी आप हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइब कर देंगे उतना ही हम जल्दी पढ़ाएंगे। अगर 1000 से नीचे रहेगा सब्सक्रिप्शन तो धीरे धीरे हम नहीं पढ़ाएंगे। रीज़न है क्योंकि आप प्रमोट ही नहीं कर रहे हो तो हम क्यों पढ़ाएं। पर आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्वेश्चन डील करना है, आपको आंसर देना है 20 तारीख को 19 तारीख को। उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको पढ़ना है तो देखिए कॉलम 1 कॉलम बी में हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें पता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ट्रांसमेम्ब्रेन कैथरीन्स, जैसे ही कैथरीन्स की बात होती है, कैथरीन्स की बात होती है, यह कैल्शियम डिपेंडेंट होता है कैथरीन्स। दूसरा कैथरीन्स जो होती है वो बीटा कैटेनिन के साथ बाइंड होती है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन कैथरीन जो है बीटा कैटेनिन के साथ बाइंड होगा, मतलब 3 जो है वो आपका 2 होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए 3 2 सिर्फ एक जगह है, बाकी में नहीं है, तो बाकी को एलिमिनेट कर दीजिए तो बच गया आपका 1। लेकिन अगर आपको ये बीटा कैटेनिन वाला आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा था जीपीआई टेल जो होती है, ये जीपीआई टेल THY1 से लिंक होती है। ये अगर आपने पाथफाइंडर की बुक देखी होगी तो वहाँ भी मिल जाएगा, या किसी भी बुक में अगर देखोगे तो जीपीआई जो होती है वो आपका THY से पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है उससे बाइंड होता है। ठीक है, बचा आपके पास 2, एक आइसोप्रिनॉइड टेल हो गया और एक हो गया मेरिस्टाइल टेल। तो जो आइसोप्रिनॉइड टेल होती है ये रास फैमिली से है और मेरिस्टाइल टेल जो होती है ये आपका SRC पेप्टाइड से बाइंड होती है। ये दोनों तीनों चीज़ें जो है आपको पर्टिकुलर ये तब जाके आपको समझ में आएगा जब आपको अमाइनो एसिड याद हो जाए, सबके सब जितने भी अमाइनो एसिड है वो आपको याद हो, कहाँ पे किसके टेल पे क्या होती है वो आपको याद हो, और दूसरा RAS रास और SRC पेप्टाइड के बारे में आपको पता हो। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नहीं आपको पता है तो फिर आपको तरीका अपनाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। इसमें से आप देख लीजिए कोई भी 2 अगर आप छांट लेते हैं, अगर आप जीपीआई टेल वाला भी पता लगा लेते हैं तब भी ये आप इससे भी क्रैक कर सकते हो। तो देखिए इतना डिफिकल्ट हैदराबाद नहीं बनाता है अगर क्वेश्चन बहुत सारे कंसेप्ट से लिंक हो तो। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट आप करेंगे हम आपको तुरंत इसके ऊपर अलग से सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, तो हम भी जानेंगे कि अच्छा आप इंटरेस्टेड हो। आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, इतने से आपको संतुष्ट होना है होइए। पर इसकी गारंटी अगर आप इस चैनल पर बने रहते हो तो आपके कंसेप्ट को हम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे। बहुत सी चीज़ें हम आपको बताएंगे अगर आप इस चैनल पर बने रहते हो तो। चलिए यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीरियर मार्फोजेंस, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, इंटीरियर मार्फोजेंस इज क्रिटिकल फॉर स्टेबिलिटिंग एंटीरियर पोस्टीरियर पोलारिटी। यहाँ पे मार्फोजेंस की बात करनी है। मार्फोजेंस की भी बात में क्या है हमारा, इंटीरियर पोस्टीरियर पोलारिटी बताना है और इंटीरियर मार्फोजेंस की बात करनी है। कहाँ पे, ड्रोसोफिला में। अब यहाँ पे आपको समझना है कि मार्फोजेंस क्या होती है। मार्फोजेंस जो होती है ये हमारा mRNA का अमाउंट होता है या कंसंट्रेशन होता है mRNA का, जिसका कंसंट्रेशन डिसाइड करता है उसके फंक्शन को। मान लो अगर कोई ये सेल है, इस सेल में मैंने कहा कि कुछ पार्टिकल्स है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में है और उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है लास्ट साइड में, मतलब इसका हाई कंसंट्रेशन और यहाँ पे इसके लो कंसंट्रेशन कुछ न कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मान लो ये कह रहा है कि जहाँ पे इस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई है वह आपका इंटीरियर है, जहाँ पे कम है वो पोस्टीरियर है। अगर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका कंसंट्रेशन इंटीरियर में हाई हो और वो इंटीरियर को ही डिसाइड करे उसको हम इंटीरियर मार्फोजन कहेंगे।
इंटीरियर मार्फोजेंस कहेंगे। तो हमें बोल रहा है कि ड्रोसोफिला के केस में इंटीरियर मार्फोजेंस कौन होगा, जो कि इंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी को डिसाइड करेगा। तो आप हमेशा याद रखना, इंटीरियर में बिस्क्वायड होता है। बिस्क्वायड का कंसंट्रेशन इंटीरियर पोर्शन में ज़्यादा होता है, पोस्टीरियर में नैनोस का ज़्यादा होता है। अगर आपका यहीं पे इंटीरियर की जगह पोस्टीरियर मार्फोजेंस का नाम पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे, नैनोस दोगे। बाकी अब यहाँ पे आप देखिए नीचे मैंने ग्राफ बना रखा है, तो इसका आंसर क्या है, बाइक्वाइड। बाइक्वाइड क्या है, बाइक्वाइड। बाइक्वाइड एमआरएनए जो होता है वो हमारा इंटीरियर में होता है उसका कंसंट्रेशन, और इंटीरियर से जैसे ही आप पोस्टीरियर की तरफ मूव करोगे तो ये आपका कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगा। चलिए हम ये नीचे आपको दिखाते हैं। ये ऊ साइट था, जब अर्ली क्लीवेज होगा तो क्या होगा, हमारा बाइक्वाइड का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा। धीरे धीरे कम होगा तो आप कहाँ जा रहे हो, इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ मूव कर रहे हो, तो बाइक्वाइड धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और पोस्टीरियर में सबसे कम आपका बाइक्वाइड पाया जाएगा। लेकिन पोस्टीरियर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका नैनोस जो होता है वो धीरे धीरे ज़्यादा होता है, इंटीरियर पोर्शन में नैनोस कम होता है। नैनोस का कंसंट्रेशन देखिए। इसके अलावा दो और है, एक है हमारा हैंचबैक जो होता है वो एक कंसंट्रेशन तो इसका बिल्कुल सही है इंटीरियर में, पर कुछ समय बाद पोस्टीरियर पे जाते हुए ये हमारा कंसंट्रेशन अपना ये डिक्लाइन कर रहा है। और इसी के उल्टा कॉर्डल जो होता है वो पोस्टीरियर में ज़्यादा रहता है और इंटीरियर में कम रखता है। लेकिन अगर हम कहें कि इंटीरियर के लिए कौन सा हमारा है, तो इंटीरियर के लिए हमारा बाइक्वाइड है। पोस्टीरियर के लिए नैनोस है। तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटीरियर मार्फोजन कौन सा है, बाइक्वाइड है, और पोस्टीरियर मार्फोजन कौन सा है, नैनोस है। ठीक है, चलिए हम 57 पे चलते हैं। 57 का आपका क्या कह रहा है, 57 क्वेश्चन जो है ये आपका बहुत ही अच्छा, आई थिंक ये आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में सबसे पहले समझिए, इसको पढ़ने से पहले हम आपको बताए होता क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा पॉइस्ड जीन। पॉइस्ड जीन क्या होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में। तो अगर आप इस टर्म को पहले नहीं सुने हैं तो हम आपको बता दें कि पॉइस्ड जीन की खोज की गई थी एम्ब्रियोनिक सेल में, और इसका मतलब पॉइस्ड जीन का जो मतलब होता है वो होता है आपका बाई वैलेंट। का मतलब क्या हो गया, दो तरीके की। मतलब क्या है कि एक ऐसा जीन जो एक ही समय में एक्टिव भी हो और एक ही समय में यह रिप्रेशन में भी हो, रिप्रेस भी हो। तो ऐसे जीन को हम बाइवैलेंट जीन कहेंगे और इसी जीन को हम पॉइस्ड जीन कहते हैं। इसी जीन को हम पॉइस्ड जीन के नाम से जानते हैं। तो अब ये देखो कि इसी जीन में एक्टिवेशन रिप्रेशन दोनों पाया जा रहा है। जब एक्टिवेशन रिप्रेशन दोनों पाया जाता है तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसको हटाओ, जैसे ही एक को एलिमिनेट करोगे ये हट जाएगा। अब तो समझो दूसरा, हाँ यहाँ पे हमने क्या कहा है कि एक्टिव भी है और रिप्रेस भी है। मतलब अगर एक्टिव रिप्रेस दोनों है तो हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन भी नहीं होगा, मतलब ये भी हटेगा। तो जो फोर्थ है उसको भी हटा दो, तो बच गया आपका एक आंसर ये। लेकिन ये तो आपका आंसर लाने का तरीका मैंने बता दिया, लेकिन इस चीज़ को समझिए क्योंकि इन फ्यूचर आपको इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो कोई दिक्कत ना हो। एक्टिव देखिए, एक होता है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट के इफेक्ट से उस पर अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, और जब मॉडिफाई करती है तो एक चीज़ हमारे जो सेल्स है उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट है, मिथाइलेशन की प्रोसेस। मिथाइलेशन, अब बहुत ही सरप्राइज की बात है कि मिथाइलेशन जहाँ भी होता है वहाँ पे 50-50% चांसेस होती है
एक्टिवेशन और रिप्रेशन की। मतलब क्या है कि 50% वो हो सकता है कि एक्टिव को इनएक्टिव कर दे और 50% चांस है कि इनएक्टिव को एक्टिव कर दे। तो इस केस में पॉइज्ड या बाइवैलेंट जीन के केस में मिथाइलेशन जो होता है वो हमारा ट्राई मिथाइलेशन होता है। ट्राई मिथाइलेशन होता है मतलब क्या है कि मिथाइलेशन होने से एक्टिव से इनएक्टिव और इनएक्टिव से एक्टिव हो रहा, बट ये भी मैटर करता है कि मिथाइलेशन कहाँ पे हो रहा। मिथाइलेशन कहाँ पे हो रहा है ये भी मैटर करता है कि वो एक्टिव होगा या इनएक्टिव। अगर मिथाइलेशन ट्राई मिथाइलेशन हम कहाँ कर रहे हैं, ट्राई मिथाइलेशन अगर हम लाइसिन के 4 पोजीशन पे करें, मतलब हिस्टोन 3 लाइसिन 4 पोजीशन एंड मिथाइलेशन ट्राई। तो ट्राई मिथाइलेशन लाइसिन के 4 पोजीशन पे करते हैं तो यह जो है हमारा रिप्रेशन को कॉज करता है, रिप्रेशन को कॉज कर रहा। अगर यहीं पे हम मिथाइलेशन जो है वह लाइसिन के 27 पे करें, मतलब H3K27Me3, तो यहाँ पे यह जो है एक्सप्रेशन को करता है। यहाँ पे क्या कर रहा, एक्टिव कर रहा। यहाँ पे क्या कर रहा, एक्टिव कर रहा। तो अब यहाँ पे देखिए आपका जब यहाँ पे एक्टिव कर रहा है मतलब क्या है, जब यहाँ पे एक्टिव कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आरएनए बाइंडिंग तो होगा ही। तो ये जो आंसर है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड बाइंडिंग टू दी प्रमोटर होगा ही, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव रीजन भी है। दूसरा मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ पाया गया है, मॉडिफिकेशन पाया गया है H3K4Me3 H3K27Me3 लाइसिन के 4 और 27 पोजीशन पे। लाइसिन के 4 पोजीशन पे है जो कि रिप्रेशन को कर रहा है और लाइसिन के 27 पोजीशन पे जो है वो एक्टिवेशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है आपका, एक्टिवेशन कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने ये आपको बता रखा है, ये आपका जो है क्या है, हिस्टोन है। हिस्टोन का जो यह H3 है, यह H3 है। H3 के 4 पोजीशन पे यहाँ पे आपका डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज को इनहिबिट कर रहा और ये क्या हो रहा है आपका लॉन्ग टर्म जीन एक्सप्रेशन हो रहा। यहीं पे H3K27Me जो है ये आपका आरएनए पॉलीमरेज को और जीन एक्सप्रेशन को कर रहा। तो डेवलपमेंटल रेगुलेटरी जीन ये आपका है। तो ये जो आपका डायग्राम है ये डायग्राम आपका क्या है, पॉइज्ड जीन का है या बाइवैलेंट जीन का है, जिसमें एक्सप्रेशन और रिप्रेशन दोनों हो रहा। मे भी आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया, आपको आज कुछ नया समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपको कोई भी चीज़ नया समझ में आया तो। ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मैं नहीं दूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूटिलाइज द फास्फोटिडाइल आइनोसिटोल लिपिड फॉर द सिग्नलिंग इन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। आपको यहाँ पे देखना है कि फास्फोटिडाइल आइनोसिटोल लिपिड तभी होगा जहां पे आप, ये तब हो सकता है जब ऐसा कोई पाथवे चल रहा हो जिस पाथवे में आपका पीआई यूज हो रहा हो, PIP2 या PIP3। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखिए कि एड्रेनालिन जो होती है ये एड्रेनालिन हमारा GPCR से होती है जो कि एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिव करती है। एडिनाइल साइक्लेज आपका CAMP सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिव करती है। तो यहाँ पे आपका फास्फोटिडाइल आइनोसिटोल लिपिड यूज नहीं होता है। बाकी आपका बेसोप्रेसिन, एसिटाइलकोलिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तीनों के सिग्नलिंग में तीनों के सिग्नलिंग में आपका फास्फोटिडाइल आइनोसिटोल यूज होता है। PIP होता है यूज, PIP जो है PIP यूज होता है, या PIP जो होता है आपका IP3 में कन्वर्ट हो जाता है और PIP2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये आप जब हम आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो ये आपको हम ज़्यादा ही क्लियर करेंगे। अभी हम आपको ये बात करते हैं, माइग्रेशन ऑफ द कैंसेरियस सेल फ्रॉम द साइट ऑफ द ओरिजिन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी
फॉर्मिंग अ सेकेंडरी ट्यूमर इज रिफर्स। देखिए जब हमारा कैंसर सेल का माइग्रेशन होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो इस माइग्रेशन के प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस नाम से जानते हैं। ये मेटास्टेसिस का डायरेक्ट डेफिनेशन था। लेकिन अगर आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो ये देखिए मैं नीचे आपके लिए कुछ लेके आया हूँ कि एक सेल में इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन होने से यह एक ऐसा सेल बनेगा जो कि फ्री सेल डिवीज़न दिखाएगा। यहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं रोका जा सकता, और जब सेल डिवीज़न नहीं रुकेगा तो उसके बाद एक ट्यूमर टाइप का एक बहुत बड़ा मतलब सेल का जो है क्लस्टर बनेगा, जिस प्रोसेस से बनेगा उसे हम प्रमोशन कहते हैं। और इस क्लस्टर से ये प्राइमरी से एक जो है हमारा नियोप्लास्टिक सेल बनेगा, तो प्री नियोप्लास्टिक सेल से प्राइमरी से नियोप्लास्टिक सेल बनने के प्रोसेस को हम प्रोग्रेशन कहेंगे, और नियोप्लास्टिक सेल से दूसरे साइड पे जाके जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर बनाने के प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ये पूछा गया था, मेटास्टेसिस क्या होता है, नियोप्लास्टिक सेल से मैलिग्नेंट ट्यूमर बनाने के प्रोसेस को। कैंसेरिया सेल का माइग्रेशन कहाँ से, ओरिजिन से किसी अदर पार्ट में जहाँ पे दूसरा ट्यूमर बना है, तो उसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन ऑफ AR जीन इन क्रोमोसोम ऑफ वुमेन। कहाँ पे पाया जाता है AR जीन? तो आप याद रखिए कि यहाँ पे जो है AR जीन X पे पाया जाता है, और जब X का AR जीन म्यूटेट हो जाता है तो उस कंडीशन में मेल जो होता है, मेल के पास क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है, और ये मेल जो है ये मेल यहाँ पे एंड्रोजन के लिए इनसेंसिटिव हो जाता है। एंड्रोजन इनसेंसिटिव हो जाता है, एंड्रोजन इनसेंसिटिव हो जाता है। मेल जो होता है वो एंड्रोजन के लिए इनसेंसिटिव हो जाता है, तो इसमें जो है फीमेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। मतलब क्या है कि जेनेटिकली वो मेल है बट उसमें फीमेल कैरेक्टर डेवलप होता है। तो ये जो फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, तो इसके डेवलप को रोकने के लिए X क्रोमोसोम पे AR जीन होता है, और यह जीन अगर सही से काम कर रहा हो, एक म्यूटेट ना हो, तो मेल जो होता है वो एंड्रोजन के प्रति इनसेंसिटिव ना होकर सेंसिटिव होता है। लेकिन जब ये म्यूटेशन हो जाता है तो इनसेंसिटिव होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि किस क्रोमोसोम पे होता है, तो इसका आंसर है X क्रोमोसोम पे होता है। तो आज हमने 51 से 60 तक देख लिया है। कल वाले में हम 61 to 70 देखेंगे, उसके बाद आपका 70 to 75 देखेंगे। मतलब 2 वीडियो आपको और मिलेगा। उसके बाद आपका 2021 एनिमल बायोलॉजी का ख़त्म हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।